हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन बायोलॉजी बाय अमृता रावल। डियर बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन के जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आप लोगों को एक पॉपुलेशन के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं ये सब इंफॉर्मेशन दी थी। इसी के साथ में ये बताया था कि पॉपुलेशन जो है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जब हम उसे इवेल्युएट करते हैं, उसे कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं, तो हमारी जो पॉपुलेशन होती है वहां पर जो साइज ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है बेसिकली वो किस तरीके से इमिग्रेशन, नेटालिटी, मॉर्टालिटी और इमिग्रेशन से अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो पिछले क्लास में जो हमने एंड किया था बच्चों, उसके आगे से अब देखना स्टार्ट करते हैं। So see this. You can see from the above equation that population density will increase if the number of birth plus the number of immigrant is more than the number of death plus the number of immigrant. That simply means कि बच्चों अगर अंदर आने वाले लोग ज्यादा हैं या बर्थ लेने वाले लोग ज्यादा हैं, ठीक है, तो B प्लस आई एक ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी। मॉर्टालिटी और इमिग्रेशन रेट कम है तो ये एक स्मॉलर वैल्यू होगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं इस लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस भी करती हूँ तो मेरे पास में एक मॉडरेट साइज वैल्यू होने वाली है। और मैं ये कह सकती हूँ इजिली कि इमिग्रेशन और नेटालिटी जब भी ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन का डेंसिटी बढ़ेगा। मॉर्टालिटी एंड इमिग्रेशन अगर किसी दिन ज्यादा हो जाता है तो पॉपुलेशन का डेंसिटी कम होने वाली है। ठीक है, तो under the normal conditions the birth and death rate are the most important factors influencing population density. The other two factors assuming importance only under special condition. ठीक है, मतलब इमिग्रेशन को हम इतना काउंट ना लेते हुए हम बर्थ रेट एंड डेथ रेट के ऊपर ज्यादा फोकस रहते हैं जब भी हम पॉपुलेशन की डेंसिटी को निकालते हैं तब, क्योंकि बच्चों इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स जो हैं वो उस पॉपुलेशन के अंदर टेम्पररी माइग्रेंट्स हैं। ठीक है, पर बर्थ रेट और डेथ रेट वहां का ओरिजिनल वैल्यू होता है, राइट। फॉर इंस्टेंस, इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, इमिग्रेशन may contribute more significantly to population growth than the birth rate. स्पेशल कंडीशन के हिसाब से मान लो कि मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, तो मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ तो ये तो बहुत पुराना बसाया हुआ जगह है। ठीक है, यहाँ पर जब मैं बात करती हूँ नेटालिटी या बर्थ रेट की तो इसका वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा इमिग्रेंट की वैल्यू से। ठीक है, लेकिन अगर मैं कभी बात कर रही होती हूँ किसी ऐसी जगह की जहां पर कोई लोग रहते नहीं थे, वहां पर कोई लोग रहते नहीं थे, तो अब जो रहने आए हैं उनका अकाउंट ज्यादा बड़ा होगा ना। तो इमिग्रेंट्स के बारे में हम तब बात करेंगे जब हम कोई स्पेशल केस ले रहे हैं जैसे कि कोई जगह पर न्यू कॉलोनाइजेशन होना। ठीक है, अदरवाइज हम नेटालिटी और मोर्टालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं जब हम बर्थ रेट और जब हम पॉपुलेशन का डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तब। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल माय स्टूडेंट्स हियर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज से ग्रोथ मॉडल हमें स्टार्ट करना है मेनली, तो ग्रोथ मॉडल स्टार्ट करते हैं। देखो, तब जब ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ का बेसिकली मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन की ग्रोथ रिस्पेक्टिव बात हो रही है। ठीक है, और पॉपुलेशन की ग्रोथ रिस्पेक्टिव बात हो रही है तो हम हमारे दिमाग में जब भी पॉपुलेशन की बात करते हैं वी ऑलवेज इमेजिन ह्यूमन। हमारे माइंड में आता है ह्यूमन है, उसी की इमेजिनेशन हमारे दिमाग में आती है कि ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, इंडिया में पॉपुलेशन कैसी है, चाइना में पॉपुलेशन कैसी है, यूके में कैसी है, यूएस में कैसी है, लाइक दैट। ठीक है, तो ग्रोथ मॉडल रिस्पेक्टिव जब बात करते हैं तो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट में हम हमेशा इमेजिनेशन में ह्यूमन करते हैं। अगर मैंने कहा बच्चों की पॉपुलेशन जिस हिसाब से एक अनब्रिडल्ड पैटर्न में ग्रो कर रही है, अनब्रिडल्ड का मतलब क्या होता है, जिस घोड़े की लगाम नहीं हो। ठीक है, मतलब कि ऐसे भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर हमारा कोई अंकुश नहीं है, तो वैसे करके पॉपुलेशन हमारी कंट्री में ग्रो कर रही है, हमारी कंट्री में ग्रो कर रही है। और वर्ल्ड में भी काफी सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा ही फास्ट रेट पे ग्रो रहा है। अलॉन्ग विद दैट हमारे माइंड में ये इमेजिनेशन आ जाता है कि अगर पॉपुलेशन इतना फास्ट रेट पे ग्रो करती रही तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगी।
राइट। अच्छा, अगर हम इस पे कोई रेस्ट्रेंट नहीं लगाएं तो इट विल क्रिएट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द सर्वाइविंग पॉपुलेशन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, राइट। तो अगर मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि मान लो कि इसी तरीके से बाकी एनिमल्स भी ग्रोथ शो कर रहे होते, तो अगर बाकी एनिमल्स सिमिलर पैटर्न में ग्रोथ शो कर रहे होते, हम ऐसे इमेजिन करते कि डॉग्स की पॉपुलेशन ह्यूमन से भी ज्यादा हो जाए। जस्ट इमेजिन that the population of any of the animal is more than a human, and on a very large scale we are able to see lesser of human, more of dogs. How it will look like? Lesser of human, more of cows. How it will look like, right? So they are not growing that exponentially. Why are we growing that exponentially? ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट के अंदर किस तरीके से कंट्रोल लेके आना जरूरी है और क्या मॉडल्स होते हैं ग्रोथ के। तो पहला मॉडल देखते हैं बच्चों ग्रोथ का, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल का मतलब इस हिसाब से है कि ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उनमें से किसी भी चीज की कभी कमी नहीं पड़ी किसी ऑर्गेनिज्म के पास। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रहने के लिए जगह हो, खाने के लिए फूड हो, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी हो, किसी भी प्रकार की चीज की कमी नहीं हो, तो हम बोलेंगे कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, सो यहाँ पर एक बार रीडिंग देखते हैं इसकी। रिसोर्स food and space availability is obviously essential for the unimpeded growth of any population. Ideally, when the resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number. जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने बताया था। चार्ल्स डार्विन ने जब बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्योरीज को समाप्त किया था, तब उन्होंने एक वॉलिस चार्ट भी बनाया था, ठीक है, और उन्होंने उसमें लिखा था कि अगर पॉपुलेशन के पास में स्पेस अवेलेबल हो, पर्याप्त मात्रा में खाना अवेलेबल हो, तो हर इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन अपने मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ में रिप्रोड्यूस कर सकता है और मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ में प्रोजेनीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये कब की बात है? जब नेचर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे कोई चेक नहीं रख रहा है तब। ठीक है, जब हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में सब चीजें अवेलेबल है और हम आराम से फ्लरिश कर सकते हैं, तब की बात है। ठीक है, तो एज डार्विन ऑब्जर्व व्हाइल डेवलपिंग दिस थ्योरी, हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने जो अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी बताई थी, सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इनहेरेंट टेंडेंसी टू वी कैन से proliferate in a geometric fashion if the resources are available in an unlimited fashion. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियली ज्योमेट्रिक ग्रोथ अचीव हो पाती। अच्छा, अगर हम कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं कि एक पॉपुलेशन का साइज n है, ठीक है, उस पॉपुलेशन में बर्थ रेट जो है उसका हमने रिप्रेजेंटेशन b ले लिया, डेथ रेट जो है उसका हमने रिप्रेजेंटेशन d ले लिया, और हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं क्या? चेंज इन द पॉपुलेशन। चेंज इन द पॉपुलेशन कैन बी, it could be either increase in the population with respect to time, it could be decrease in the population with respect to time, that we can say dn by dt. ठीक है, तो dn by dt is equals to b minus d into n, where n is what? n is the size of the population. ठीक है, तो change in the population with respect to time is equals to birth rate minus death rate into the population size. ठीक है, मान लो बच्चों कि हम b माइनस डी को एक कांस्टेंट वैल्यू r पुट कर देते हैं, तो हमारे पास में अब dn by dt is equals to r of r into n आ जाएगा। ठीक है, तो dn by dt is equals to r into n में ये r क्या चीज है? ये r है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। नॉर्मली क्या नेचुरल इंक्रीमेंट रेट है? जैसे कि एग्जाम्पल मान लो कि कोई पॉपुलेशन है बच्चों, वो पॉपुलेशन का साइज है 100, ठीक है, पॉपुलेशन का साइज है 100, बर्थ रेट जो है उस पॉपुलेशन के अंदर उसको मैंने कह दिया, मान लेते हैं कि इट इज 0.2, डेथ रेट जो है बच्चों मैंने कह दिया इट इज 0.1। ठीक है, तो बच्चों बर्थ रेट माइनस डेथ रेट विल बी 0.1, r इज गोइंग टू बी 0.1 हियर। ठीक है, तो
तो dn by dt अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज इन द पॉपुलेशन भी r इंटू n, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। अच्छा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है कि चेंज इन द पॉपुलेशन साइज कैसे होने वाला है, ठीक है। सो दिस r, the r in this equation is called as intrinsic rate of natural increase and is very important parameter chosen for assessing impact of any biotic or abiotic factor on the population growth, ठीक है। अब हम ये r वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी कि एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर्स जो हैं उनका क्या इफेक्ट आता है पॉपुलेशन के ग्रोथ के ऊपर। अच्छा, एग्जांपल्स हमारे पास कुछ दिए हुए हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ r वैल्यूज फॉर नॉर्वे रैट इज 0.015, floor beetle is 0.12. In the 1981 year, R value for the human population was 0.0205. ठीक है, तो हमारे को जब भी R वैल्यू जाननी है तो हमें क्या जानना पड़ेगा, हमें बर्थ रेट जानना पड़ेगा, हमें डेथ रेट जानना पड़ेगा। जब मैं बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करूंगी तभी मेरे पास में R वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी हुई पॉपुलेशन के साइज को हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, the above equation describes the exponential or geometric pattern of population and results in a J-shaped curve when we plot n in relation to time. If you are familiar with, अगर आपको कैलकुलस आता है तो इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा हमारे पास में nt is equals to n नॉट e to the power rt, मतलब कि population density at the time t is equals to population density at time 0 e to the power r is the intrinsic rate of natural increase and time t, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में एक जे शेप का कर्व आता है जब हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन कैसे एक्सपांड हो रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक्सपांड हो रही है। तो कैसे आता है जे शेप कर्व, इसको समझ लो इस डायग्राम के थ्रू, सॉरी इस ग्राफ के थ्रू। पॉपुलेशन डेंसिटी हमने वाई एक्सिस पे लिया है n और टाइम t मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है, ठीक है। तो मैं क्या देख रही हूँ कि एक टाइम थोड़ा सा समय बीता, पॉपुलेशन ने बहुत फास्ट रेट पे ग्रो करना स्टार्ट किया और क्योंकि उनके पास में कोई रिसोर्सेज की लिमिट नहीं है, उनके पास में कोई स्पेस का कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, वो पॉपुलेशन ग्रो करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है। ऐसे पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को हम एक जे शेप कर्व बोलेंगे जब वो ग्रोथ रेट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रहा है, जहां पर उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये समझ में आया। अच्छा, अब यहां देखते हैं अपन नेक्स्ट। Any species growing exponentially under unlimited resource condition can reach enormous population densities in a very short interval of time. डार्विन ने ये भी बताया था कि स्लोली ग्रोइंग एनिमल्स लाइक एलिफेंट जो है, अगर वो भी अपने दम पर बिना किसी प्रॉब्लम के जी सके, उन्हें भरपूर खाना मिल सके, उनके साथ में कोई नेचर के लिमिटेशंस नहीं आ रहे हो, तो वैसे एलिफेंट की स्लो ग्रोइंग पॉपुलेशन भी ड्रामेटिकली या ड्रास्टिकली एक्सपोनेंशियल हो सकती है, ठीक है। किसी भी पॉपुलेशन के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। कब? जब उसके पास में लिमिटेड कुछ भी नहीं है, उसके पास में हर चीज अनलिमिटेड है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको ये समझ में आ गया सभी को। अब हम इसमें एक छोटा सा एक हमारी एनसीईआरटी ने शॉर्ट स्टोरी दी है हम लोगों को, ये स्टोरी हम रीड करते हैं एक बार और आपके माइंड में इमेजिनेशन आएगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की क्या बात होती है। तो द किंग एंड मिनिस्टर सेट फॉर चेस गेम, एक किंग और एक मिनिस्टर जो है उनके राज्य के, उन्होंने चेस गेम खेला। किंग बड़े कॉन्फिडेंट थे कि वो गेम जीत जाएंगे, ठीक है, और उन्होंने बोला कि तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा अगर मैं हार गया तो, ऐसे मिनिस्टर से उन्होंने बोला। मिनिस्टर ने बड़ा हम्बली, बड़े प्यार से बोला कि सर अगर आप हार जाते हैं और मैं जीत जाता हूं तो आपसे जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको वो पूरी करनी पड़ेगी कि हमारे चेस के चेकर बोर्ड के अंदर टोटल 64 हमारे पास में वो होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, और उन 64 कंपार्टमेंट्स में मैं चाहूंगा कि पहले कंपार्टमेंट में आप एक गेहूं का दाना रखेंगे, अगले वाले में उसका डबल, उसके अगले वाले में उसका डबल, उसके अगले वाले में उसका डबल, ऐसे आपको पावर 2 to the power n के हिसाब से 1 2 3 प्लेस करते जाना है और वीट के दाने रखते जाने। राजा ने बोला बड़ा इजी सी बात लग रही है,
बहुत सिंपल सा लग रहा है, उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया कुछ भी, ठीक है। और राजा बाय एनी चांस हार गए। जब राजा बाय चांस हार गए तब उन्होंने बोला यार मिनिस्टर तो जीत गया है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है, इसके बेट को जीतना। राजा ने चेकर बोर्ड पे गेहूं जमाने स्टार्ट करवाए। तो 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, ऐसे करते 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 वो स्टार्ट हुआ जमाना, ठीक है। तो आप लोग देखना चाहेंगे कैसा कुछ दिखता होगा जब गेहूं जमाना स्टार्ट करे होंगे उन्होंने। कुछ ऐसा दिखता है, ये 1, फिर 2, फिर 4, देन 8, 16, 32, ठीक है। ऐसे करते 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 जब उन्होंने गेहूं जमाना स्टार्ट किया बच्चे, तो आप देख सकते हैं कि यहीं तक आते आते गेहूं जम नहीं पा रहे हैं। तो और आगे जाते जाते क्या हो रहा होगा, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन एरियाज में आने के बाद में क्या हो रहा होगा, ठीक है। और जो कॉर्नर वाला है वहां पर जाते जाते कितने गेहूं लगाने पड़ेंगे, इतने गेहूं लगाने पड़ेंगे कि राजा के पूरे एम्पायर में भी उतने गेहूं नहीं होंगे, ठीक है। सो he started with a single grain on the first square and proceeded to fill other squares following minister's suggested procedure. But by the time he covered half of the chessboard, the king realized to his dismay that all the wheat produced in his entire kingdom pooled together would still be inadequate to cover all the 64 squares. ठीक है? Now think of a tiny paramecium starting with just one individual. एक पैरामीशियम सिंगल था, ठीक है। फिर पैरामीशियम ने डिवाइड किया ट्रांसफर्स बाइनरी फिजन से और वो 2 बने, 2 से 4 बने, ठीक है। ऐसे पैरामीशियम की भी जब पॉपुलेशन बढ़ती होगी बच्चों तो कितना ज्यादा बन जाते होंगे नंबर में 64 डेज के अंदर, तो बहुत ज्यादा बन जाते होंगे, राइट। तो हमें ये समझ आना चाहिए कि अगर इनको रिसोर्स अवेलेबिलिटी बराबर हो तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे। और एक्सपोनेंशियल ग्रो करती पॉपुलेशन कैसे दिखती है, हम इमेजिन कर पा रहे हैं उसको, राइट। अच्छा, अब आते हैं अपन लॉजिस्टिक्स ग्रोथ के ऊपर, जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात है कि इसी प्रकार की ग्रोथ अटेनमेंट नेचर अलाउ करेगा। एक्चुअली नेचर के भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो नेचर कैसे अलाउ करेगा हम ये देखते हैं। तो बच्चों मैंने कहा कि जगह अभी तो होनी चाहिए ना इतने सारे इंडिविजुअल्स को अकोमोडेट करने के लिए, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। किसी के भी पास नहीं ना, रैबिट के पास में इतनी गाजर है और इतनी जगह है कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी खाती जाएगी और खत्म नहीं होगी, राइट। और वो भी फास्ट रेट पे ग्रो करने वाली। ना ही बर्ड्स के पास में इतना पॉसिबिलिटी कि वो इतना ज्यादा फास्ट रेट पे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सके। अगर खाना है तो जगह नहीं है, अगर जगह है तो खाना नहीं है, ठीक है। अगर दोनों है तो भी एक लिमिट के बाद आने के बाद में एक चेक तो आ ही जाता है। आज ह्यूमन कितना ही अचीवमेंट्स हासिल कर लिया है, कहीं ना कहीं आज भी सब लोग टेंशन में है ना कि पानी खत्म हो जाएगा आगे आने वाले समय में, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है ये लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, राइट। सो दिस लीड्स टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस। लड़ाई किस चीज की है, लिमिटेड रिसोर्सेस की है, ठीक है। सो इवेंचुअली the fittest individual will survive and reproduce, ठीक है। मुझे एक हिंदी की कहावत याद आ गई है रहीमदास जी की, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। मीनिंग के बिना पानी के ना ही मोती है, ना ही मानस है, और ना ही चून है, चूना भी नहीं काम कर सकता बिना पानी के। ओके, एनीवेज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस राइट नाउ। यहाँ पर देखते हैं इवेंचुअली जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा फिट है, जो ऑर्गेनिज्म जितने एक्सट्रीम कंडीशन सामने आ जाए तब भी सरवाइव कर जाएगा, बिना पानी के भी जिंदा रह जाएगा, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म अगर आ गया तो वही सरवाइव करेगा, वही फिट होगा, वही रिप्रोड्यूस कर पाएगा, राइट। So the government of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with view to limit human population growth, like हम दो हमारे दो, one child norm। ये सब क्यों आए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर ऐसे कोई नॉर्म्स नहीं लेके आए गए तो आगे आने वाले समय में ना तो खाना होगा, ना रहने की जगह होगी, ना पानी होगा, ना कोई सुविधाएं होंगी, ठीक है, नथिंग। इन नेचर a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. Let us call this limit as nature's carrying capacity for that species in that habitat, ठीक है। मान लेते हैं कि एक गिवन एरिया में नेचर ने रेस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट कर दी कि मेरे पास में जगह नहीं है अब तुम्हें रखने के लिए,
मेरे पास में खाना तो है, तो नेचर ने कैरिंग कैपेसिटी लिमिट कर दी, मतलब कि अब इसके ऊपर इस ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर प्रोलिफरेशन में अलाउ नहीं कर सकती हूँ। मदर नेचर ऐसा बोल रही है क्योंकि उनकी खुद की भी एक कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। उसके बियॉन्ड अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो नेचर ने बहुत सारे चेक्स लगाए हुए हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे, जैसे कि बाढ़ आ जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, जंगल में आग लग जाएगी, और हजारों और चीजें जो कि नेचर इंप्लीमेंट करता है एज अ चेक ऑन द इंडिविजुअल्स if the rate is going very high and it is beyond the control of nature then. So nature keeps a check in this kind of fashion, ठीक है। A population growing in a habitat with limited resources shows initially a lag phase. जब population को खाना पीना मिला है तो एक टेम्पररी मोमेंट ऑफ टाइम का एक लैग फेज चलता है जब वो ग्रो कर रहे हैं, फिर वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो लैग फेज के बाद फॉलोड बाय एक्सेलरेशन एंड देन डिसेलरेशन एंड फाइनली एन एसिम्प्टोट, मतलब कि पहले तो लैग फेज था, फिर एक्सेलरेशन आया, फिर डिसेलरेशन आया, फिर कॉन्स्टेंसी आ गई, ठीक है। तो व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस इन कैरिंग कैपेसिटी, हर पॉपुलेशन के लिए नेचर ने एक कैरिंग कैपेसिटी तय की हुई है। अ प्लॉट ऑफ n इन रिलेशन टू टाइम रिजल्ट्स इन अ सिग्मोइड कर्व। अगर हम इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो क्या आएगा हमारे पास में, तो हम ये देखते हैं कि इनिशियली तो एक लैग फेज चल रहा है बच्चों, फिर हमारे पास में एक्सेलरेशन आया, फिर हमारे पास में एक डिसेलरेशन आया, और फिर आ गया एक एसिम्प्टोट, ठीक है। तो इस तरीके से एक सिग्मोइड कर्व अचीव होता है जब हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, तो और एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं तो एक जे शेप कर्व अचीव होता है, ओके। चलो, तो आपको ये समझ में आ गया है सभी लोगों को। दिस टाइप ऑफ population growth is called as Verhulst-Pearl logistic growth. It is a model and is described by the following equation. देखो इक्वेशन क्या है, यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी भी आ जाएगा बस। dn by dt is equals to change in a population density which could be increase or decrease in the population density is equals to r which is intrinsic rate of natural increase जो हमने देखा था, मतलब कि birth rate minus death rate into n is the population density at the time t, ब्रैकेट में हमने क्या लिया, कैरिंग कैपेसिटी माइनस द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी अपॉन कैरिंग कैपेसिटी। तो इस प्रकार से जब ग्रोथ अचीव होती है, अटेन होती है, तो हम उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स ग्रोथ मॉडल। और लॉजिस्टिक्स ग्रोथ मॉडल ही नेचर में मेनली देखा जाएगा बिकॉज हम सब जानते हैं कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, ठीक है। सो सिंस रिसोर्सेस फॉर द ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल्स पॉपुलेशंस आर फाइनाइट, दे आर नॉट इनफाइनाइट, becoming limited sooner or later, logistic growth model is considered as a more realistic one, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल। अच्छा, फिर हमें एनसीईआरटी बोल रही है कि हम गैदर करें गवर्नमेंट के सेंसस डेटा और 100 साल के इंडिया की गवर्नमेंट वाले, और प्लॉट करें उन्हें और चेक करें कि कौन सा ग्रोथ पैटर्न एविडेंट है, ठीक है। ये आप लोग अपने जब आपको टाइम मिलता है इतना सफिशिएंट तो आप ये कर लीजिएगा, ओके। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बताना चाह रही है, बेसिकली लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस के अंदर हम ये कह रहे हैं कि हर इंडिविजुअल पॉपुलेशन ने अपने आप को रिप्रोडक्टिवली फिट करने के लिए काफी सारे एडाप्टेशंस अपनाए हुए होंगे, ऑफ कोर्स ही बात है। जहां वो रहते हैं वहां पर उनका मैक्सिमाइज ग्रोथ पैटर्न अचीव हो सके, ऐसे उन्होंने काफी सारे मेजरमेंट्स अपनाए होंगे। मेरे माइंड में एक एग्जाम्पल आया सडनली, मैं आप लोगों को वो एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि हम जब वो पढ़ते हैं इवोल्यूशन चैप्टर, तो हम एक नेचुरल सिलेक्शन करके टॉपिक पढ़ते हैं, तो वहां पर हम नेचुरल सिलेक्शन के 3 डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं ना। एक हमारे पास में आता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, एक आता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, एक आता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के अंदर एक एग्जाम्पल मुझे याद आया कि रॉबिन नाम की एक बर्ड रहती है। तो रॉबिन बर्ड जो होती है बच्चों, ये पहले के टाइम पर ये इन्होंने ऐसे भी अडेप्टेशंस लेके आए कि 8 एग्स देते, 8 अंडे देते। रॉबिन बर्ड में ऐसे भी अडेप्टेशंस लेके आए कि 2 अंडे देते। इन्होंने 8 अंडे देना ये सोच के देना स्टार्ट किया कि बहुत सारे प्रोजेनीज बनेंगे मेरे, तो मैं बहुत ज्यादा फ्लरिश कर जाऊंगी रिप्रोडक्टिवली, ठीक है। जब इन्होंने 8 अंडे दिए तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि जितने भी प्रोजेनीज बन रहे हैं उनमें से काफी सारे प्रोजेनीज बड़े वीक बने, बड़े इम्यूनिटी वाइज वीक बने, ठीक है।
लेस इम्यून एंड लेस कॉम्पिटिटिव। बहुत स्ट्रांग नहीं है ना क्योंकि इसलिए। अच्छा, ये आठों के बीच में बड़ा कंपटीशन भी होगा। अगर मान लो कि ये सही भी बन गए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इनके लिए खाना लेके आना, अरेंज करना रॉबिन बर्ड के लिए। रॉबिन बर्ड किस किस को खाना खिला पाएगी? 2 अंडे दिए, सोच के कि चलो 2 ही होंगे अंडे तो मैं सबसे बढ़िया फ्लरिश कर जाऊंगी, दोनों एग्स तो मेरे सर्वाइव कर ही जाएंगे, 2 बच्चे तो मेरे जो है सर्वाइव कर ही जाएंगे। रॉबिन बर्ड ने ऐसे सोचा। रॉबिन बर्ड कोई इंसान नहीं है बच्चों, ठीक है, ये बर्ड है। तो अब इसने 2 ही अंडे दिए, तो दोनों अंडे में से मान लो कि एक एक बर्ड बेबी निकल गया, ठीक है। तो एक अंडा जो है बाय चांस बर्ड बनने के पहले ही जमीन पे गिर गया और फूट गया, तो ये खत्म हो गया। एक बेबी बर्ड बना था, उसको सांप खा गया। अब क्या करे? रॉबिन बर्ड बोली अरे 2 बेबीज दिए तो ये तो अलग ही चैलेंज आ गया। तब फिर क्या करा उसने? तब रॉबिन बर्ड ने क्या चालू किया? रॉबिन बर्ड ने 4 एग्स देना स्टार्ट किया। मान लो कि कोई एक आध खा गया सांप, एक आध गिर गया, तो भी 2 एग्स तो बचेंगे, माल नरिश्ड भी नहीं होंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसका बीच का एक वैल्यू निकाला और 4 अंडे देना स्टार्ट किया। एक प्रकार का अडेप्टेशन अपनाया गया। नेचर को भी पसंद आया, नेचर ने इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया। नेचर बड़ा समझदार है, ठीक है, नेचर जानता है कि क्या चीज को इम्प्लीमेंट करवाना है। रॉबिन बर्ड के 4 अंडे देने की प्रचलन को जेनेटिक्स में शामिल करवा दिया अगर, तो नेचर ने करवाया है ये, और ये एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव फिटनेस एंड नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब हम लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस में क्या देखते हैं? Populations evolved to maximize their reproductive fitness, also called as Darwinian fitness, high R value. R value meaning reproductive value will be high, ठीक है। इंट्रिंसिक जो ग्रोथ होगा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ चेंज होगा, उसमें बर्थ रेट ज्यादा होगा, डेथ रेट कम होगा। In the habitat in which they live, under a particular set of selection pressure, organisms evolve towards a most efficient reproductive strategy. जो उनके लिए सबसे बेस्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी होती है उसकी तरफ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जिंदगी में अपने एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सैल्मन फिश हो गई, बैम्बू ट्री हो गया, ठीक है, और ट्री नहीं सॉरी बैम्बू हमारी ग्रास होती है। और वाइल अदर्स ब्रीड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स एंड बर्ड्स बहुत बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने लाइफ टाइम में। कुछ बड़े बड़े प्रोजेनीज देते हैं कम नंबर में, जैसे कि मैमल्स। कुछ छोटे छोटे प्रोजेनीज देते हैं ज्यादा नंबर में, जैसे कि मॉलस्का के मेंबर्स, ऑयस्टर्स हो गए, पेलाजिक फिशेस हो गए, ठीक है। तो ये सब जो है बेसिकली इनकी फिटनेस जो है वो ये ही इवैल्यूएट कर पा रहे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पा रहे। इकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट life history traits of organisms have evolved in relation to the constraints imposed by abiotic and biotic components of the habitat in which they live. ये समझ पा रहे हैं, ये जज कर पा रहे हैं इनके लिए क्या चैलेंजेस है, ये जान पा रहे हैं, हम नहीं जान पा रहे, ठीक है। हो सकता है कि मॉलस्का या ओयस्टर्स बड़े बड़े बेबीज दे देते हो तो वो डिस्कवरेबल हो जाते हो, डिस्कवरेबल बेबीज खा लिए जाते हो तो वो बहुत माइन्यूट टाइनी बेबीज उनके बनते हैं, सो दैट वो डिस्कवरेबल ना हो। जब तक वो डिस्कवरेबल हो तब तक उनकी शेल आने चालू हो जाए, शेल आने चालू हो जाए तो बच जाएगा, राइट। वैसे ये सब इनके अडेप्टेशंस के अकॉर्डिंग इनके प्रोजेनीज के नंबर, रिप्रोडक्शन का रेट, ठीक है, पैटर्न वेरिएबल होता है। Evolution of life history traits in different species is currently an important area of research being conducted by the ecologist, ठीक है। तो this is all about your the population growth rates, different models and the life history variation. In the next class I will be dealing with the population interactions. Population interactions is not a very tough topic students, ठीक है, it is a very simple one. हम इसको जब स्टार्ट करेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ में समझेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सो द लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर विल बी द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में सारे पॉपुलेशन इंटरेक्शन समझा दूंगी मैं आप लोगों को, और उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट 1 एंड पार्ट 2. और बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 30th of April के पहले मैं आप लोगों की खत्म करवाने की ट्राई करूंगी. एंड आई मे प्रोबेबली मेक अ वन शॉट रिविजन काइंड ऑफ वीडियो फॉर दैट. ठीक है, किसी भी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे. हमारे पास में सिर्फ एक ही चैप्टर बाकी रह सकता है छोटा सा, जो है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर. वो माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर को हम कंप्लीट करेंगे और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को भी.
ये दोनों छोटे चैप्टर्स हैं, इनको हम कंप्लीट कर लेंगे बाय द फर्स्ट वीक ऑफ मे, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी दैट सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, होगा कि नहीं होगा, सब टाइमली हो जाएगा एंड आप लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत अच्छे जाएंगे. So I hope that you are enjoying studying with me, and if you feel like that you want to study for your next year also, like there may be some students who are going to take a drop, ठीक है, for the preparation of NEET. If you are willing to take a drop and going to prepare for NEET, ठीक है, if you are not feeling very confident this year, so you all can just tell me, I can start a batch, ठीक है, but I will be taking that batch live because going to the recording sessions it becomes very difficult sometimes to manage the timings, right? So we'll be trying to take the live batches or live kind of thing for the students of the upcoming session. So bye everyone, and please don't forget to tell me कि आप लोगों को ये lecture में सब समझ में आया है नहीं, and are you able to understand each and every line of NCERT after I am teaching you all. So bye and take care.